अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता चल रहा है कि ये लॉ हमारे पास एप्लीकेबल है हीट सिस्टम पे या थर्मल सिस्टम पे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो बातें की थी वो थर्मोडायनेमिक्स पे ही की थी। हमने हीट सिस्टम को स्टडी किया था। ये लॉ क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसमें हीट अंदर जा सकती है, जिससे हीट बाहर आ सकती है। ठीक है, अब ये लॉ ये कहता है कि जो हीट है वो ना ही तो खुद से सिस्टम बना सकता है, और जितनी हमने हीट दी है ना ही तो वो सिस्टम उसको ख़त्म कर सकता है। हीट एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हीट एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। इसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी कि जो हमने जितनी भी हीट दी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है, वो कंजर्व ही रहेगी, भले वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, इधर आओ आप लोग, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हेन हीट एनर्जी, जिसे हम डेल्टा क्यू कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हीट को क्यू से डिनोट किया जाता है। हीट एनर्जी अगर हम देते हैं किसी भी सिस्टम को, जिसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वाली आप सिलेंडर की एग्जांपल ले लें, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये एनर्जी जो है, हीट एनर्जी क्या करेगी, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी बल्कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ ना कुछ वर्क डन करवाएगी उस सिस्टम से। यानी कि अगर हम किसी भी सिस्टम को क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो जो क्यू है हमारे पास वो चेंज हो जाता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में और उसकी उस सिस्टम के करने वाले वर्क पे। यानी कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट कर रहे हैं, हमने उसे हीट प्रोवाइड की है, तो कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में हीट एनर्जी चेंज हो जाएगी। यानी कि हीट एनर्जी चेंज हो गई इंटरनल एनर्जी में, और वो सिस्टम से हमें कोई ना कोई वर्क भी होता हुआ नजर आएगा। तो हीट एनर्जी दो चीज़ों में चेंज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो इंक्रीज हो जाएगा हीट देने की वजह से, और हमारे पास वो सिस्टम कोई ना कोई वर्क भी करता हुआ नजर आएगा। तो दो चीज़ों में हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये लॉ ये कहता है कि हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ना ही तो वो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही तो कभी भी एनर्जी खुद से डेवलप हो पाएगी, क्रिएट हो जाएगी खुद से ही। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये देखें, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू के और डेल्टा डब्ल्यू के। यानी कि जो हीट एनर्जी आपने दी है वो चेंज हो जाएगी किस में, उसकी इंटरनल एनर्जी में, जिसे हम डेल्टा यू कहते हैं, और वर्क में। यानी कि सिस्टम कोई ना कोई वर्क भी करेगा और उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, डिपेंड करता है कि हमने हीट जो है वो सिस्टम को दी है या उससे ली है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा क्यू हम पॉजिटिव लेते हैं कब, व्हेन हीट एंटर्स द सिस्टम। जब आप सिस्टम को हीट खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हीट है उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं, और जब सिस्टम के अंदर से हीट बाहर निकलती है, यानी सराउंडिंग में सिस्टम हीट देता है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव। वो हीट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी माइनस क्यू। और डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होती है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं, और जब वो नेगेटिव में कब लेते हैं, जब टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का डिक्रीज हो जाए, यानी इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाए, तब इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव लिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इक्वल होती है किसके, नेट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम माइनस नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि अगर हम बोलें कि सिस्टम को हीट दी और उसकी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करो, इंटरनल एनर्जी कैसे आप उसकी डिफाइन करोगे, यानी कि डेल्टा यू। अब ये जो है फॉर एग्जांपल सिस्टम है, इसको आपने हीट प्रोवाइड की, ठीक है, इसको आपने क्यू दिया है यानी कि हीट
प्रोवाइड की है। जितनी हीट प्रोवाइड की है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में सारी की सारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो सारी की सारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सारी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगी, बल्कि ये सिस्टम कोई ना कोई वर्क भी परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जो पिस्टन है वो मूव करके चेंज हो गई है अपवर्ड। आपने जो हीट इंजन का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो मैं आपको बताऊं कि हीट इंजन के अंदर भी इसी तरह से हीट प्रोवाइड की जाती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वर्क में, और हमारा इंजन जो है वो वर्क परफॉर्म करता है और उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो यानी कि दी हुई हीट जो है हमारे पास क्यू है, ये किन चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है, ये वर्क में कन्वर्ट हो रही है और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर मैं कहूँ कि इंटरनल एनर्जी को आप कैसे बोलोगे, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो अगर हम टोटल हीट के अंदर से माइनस करवा दें वर्क को, यानी कि जितनी हीट हमने दी थी उसमें से हमने वर्क को हटा दिया, तो फिर जो बाकी की हमारे पास एनर्जी बचेगी, जो हीट एनर्जी या बाकी की हमारे पास बचेगी सिस्टम में, वो क्या कहलाएगी, हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू कहते हैं, ये बराबर होता है किसके, अगर जितनी हीट हमने दी है टोटल हीट, उसमें से हम माइनस करवा दें किसको, वर्क को। जितना सिस्टम ने वर्क किया है उसको हमने माइनस करवा दिया, जितनी भी हमने हीट दी थी उसमें से, हीट में से वर्क को माइनस करवा दिया, यानी कि एक एनर्जी हमने उसे प्रोवाइड की, उसमें से हमने माइनस करवा दिया जितना सिस्टम ने वर्क किया था। तो हमारे पास जो एनर्जी अब सिस्टम के अंदर बचेगी वो क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी, जिसे हम डेल्टा यू कहते हैं। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये नेट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम है जितनी हमने दी थी, और ये है कि जो भी सिस्टम ने वर्क किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे मिलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमने देख लिया कि डेल्टा यू हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू से। अब ये कह रहे हैं, इट मीन्स दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द एनर्जी फ्लोइंग इन एज हीट माइनस द सिस्टम फ्लोइंग आउट एज वर्क। ये भी वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को इस इक्वेशन के थ्रू समझाई है। क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी, ये बराबर है किसकी, एनर्जी फ्लोइंग इन अ सिस्टम, जो कि हमारे पास हीट एनर्जी है, जो कि हमने हीट एनर्जी फ्लो करवाई है सिस्टम के अंदर, उसके बराबर है। अगर हम उसमें से माइनस कर दें क्या, एनर्जी फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम एज वर्क, जिसे हम वर्क कह रहे हैं। अगर हम हीट में से माइनस कर देंगे वर्क को, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, यू के, और जो हमारी क्या है, इंटरनल एनर्जी। यही बात को उन्होंने 2 से 3 बार लिखा हुआ है बुक के अंदर। आप एक दफ़ा भी अगर एक पैराग्राफ ले लेंगे और ये इक्वेशन को कन्वर्ट करके दिखा देंगे इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन में, तो आपका लॉ जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मेजर बाय द एनर्जी रिटेन बाय द सिस्टम, वही बात है। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम चेंजेस ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, जब एक सिस्टम जो है वो एनर्जी हीट एनर्जी ले रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल उसकी रोटेशनल एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट भी तेज़ी से हो रहे होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी होगी, उनमें कोलिजन भी ज़्यादा हो रहा होगा। यही सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। फिर कह रहे हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम नॉट ऑन द पाथ टेकन बिटवीन दीज टू स्टेट्स if the state of a thermodynamic system is changed from state 1 and state 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आपके पास एक सिस्टम था, आपने उसे हीट प्रोवाइड की है, और हीट प्रोवाइड करने के बाद उसकी जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन है वो चेंज हो गई है, और उन्होंने ए और बी को नाम दिया है, यानी कि इनिशियल कंडीशन ए थी और फाइनल कंडीशन बी हो गई। तो अब आप इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है उसको कैसे लिखोगे, पहले जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी वो थी यू ए, ठीक है, और जो फाइनल हो गई हीट देने की वजह से वो हो गई यू बी, यानी कि इंटरनल एनर्जी फाइनल कंडीशन में बी। तो यहाँ पे डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, यानी कि फाइनल में से हम हमेशा इनिशियल को माइनस करवाते हैं चेंज लेने के लिए कि कितना चेंज आया था हीट देने की वजह से इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल को माइनस करवा देंगे इनिशियल इंटरनल एनर्जी से, तो हमें क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास डेल्टा यू आ जाएगा, यानी चेंज कितना आया था इंटरनल एनर्जी में। अब इसी को अगर हम खोल के यहाँ पे लिख दें यू बी माइनस यू ए, और वही हमारी इक्वेशन, टोटल हीट एनर्जी में से माइनस करवा दिया वर्क को, तो वही हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, जो कि हमारी ये इक्वेशन थी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि टोटल हीट एनर्जी में से वर्क को माइनस करवा दें तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट आपको माइनस करके दिखाया।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना कि हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, किसी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है या दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती और ना ही तो सिस्टम खुद से क्रिएट कर पाता है। इस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आप ये कह लें कि रियल लाइफ में हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में ही वो पॉसिबल हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ये जो एप्लीकेशंस अभी हम पढ़ने वाले हैं, अब वो एप्लीकेशंस क्या हैं वो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगी। अच्छा, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये वाली जो एप्लीकेशंस है आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये जो है ना इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, 2026 के लिए ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वाले पेपर के अंदर मुझे नहीं याद कि मैंने देखा था ये वाला कोई सवाल नहीं आया था 25 में, तो आप लोगों के लिए ये वाला सवाल इम्पॉर्टेंट है। अब इसको याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका, एक ट्रिक मैं बताऊंगी आप लोगों को आइसोकोरिक आइसोबैरिक प्रोसेस के। आइसोकोरिक जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, हम एक सिस्टम को इमेजिन करते हैं। ठीक है, उस सिस्टम को जब हमने हीट प्रोवाइड की तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में ये आपने बात याद रखनी है कि जो कोरिक प्रोसेस है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। अब आपने इस चीज़ को याद कैसे करना है, देखिए कोरिक आइसोकोरिक का जो सी है और वॉल्यूम का जो वी है, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, सी वी। सी वी आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी इंग्लिश में भी एक टॉपिक है सी वी राइटिंग का, सी वी जो अप्लाई की जाती है जॉब्स वगैरह के लिए, आपने नाम सुना होगा। सी वी से आपने याद रखना है कि आइसोकोरिक जो प्रोसेस है उसके अंदर हम वॉल्यूम को चेंज नहीं करते, वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। इसको याद कैसे करेंगे, सीवी से याद करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो रही है, सीवी वाले की बात हो रही है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपने हीट प्रोवाइड की, हीट क्या है हमारे पास, क्यू। ठीक है, क्यू जो है वो आ गया, वो प्रोवाइड कर दिया आपने। हीट प्रोवाइड करने की वजह से फॉर एग्जाम्पल इसमें गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ तक थे, मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ तक थे। अब हीट प्रोवाइड करने की वजह से हमारे पास वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ मूव नहीं करे। ठीक है, इनमें मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम होगा ही नहीं, ज़ीरो के बराबर होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट है, ज़ीरो है। अब हीट देने की वजह से क्या होगा, एक तो इस सिस्टम का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनका प्रेशर, इनमें प्रेशर ज़्यादा इनमें प्रोवाइड होगा इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास P1 जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, P2 में, प्रेशर चेंज होगा और हमारा टेम्परेचर भी सिस्टम का चेंज हो जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल T1 था, फॉर एग्जांपल जितना भी था हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू, और हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया जिसे हमने T2 का नाम दे दिया। प्रेशर भी हमारे पास चेंज आया, हमारे पास डेल्टा P भी आ गया, P1 पहले एक प्रेशर था और हीट देने की वजह से प्रेशर इंक्रीज़ कर गया, यानी कि प्रेशर में चेंज आया है, और हमारे पास टेम्परेचर में भी चेंज आया है, पहले कुछ टेम्परेचर था और हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन किस चीज़ में चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसको हीट देने की वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में चेंज ना आए, उसका प्रेशर चेंज हो जाए, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और मैंने कैसे आप लोगों को बताया, याद करना है, आइसोकोरिक में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आपने सीवी से याद करना है कि कोरिक में वॉल्यूम चेंज होता है। अब यही बात आपके पैराग्राफ में समझाई हुई है, बुक के पैराग्राफ में। इक्वेशन को देखो कैसे लिखना है, देखो जब वॉल्यूम हमने कहा कांस्टेंट है, यानी कि v जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो जब चेंज इन वॉल्यूम नहीं आया इसका मतलब सिस्टम ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया, w भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टम अगर कोई वर्क करता है तो वो वॉल्यूम चेंज होता है तभी करता है। फॉर एग्जांपल ये V1 था और यहाँ से यहाँ तक जितना भी सिस्टम ने काम किया वो V2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया सिस्टम का। अब जब वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा तो वर्क भी परफॉर्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम इस इक्वेशन को रखें जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी कि जो हीट एनर्जी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी के और वर्क के, तो यहाँ पे हीट एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ाएगी सिस्टम की, जो कि हमने देखा था, टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर में चेंज आया था, प्रेशर में चेंज आया था, लेकिन वर्क परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, इसलिए v इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, जिसकी वजह से w इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। और इस इक्वेशन को हम
कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। बस ये याद रखो, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जब वॉल्यूम जीरो है तो वर्क भी जीरो है, जब वॉल्यूम ही इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ तो वर्क भी परफॉर्म नहीं हुआ सिस्टम से। तो अब जब वर्क परफॉर्म नहीं हुआ तो पूरी की पूरी जो हमारी हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ की आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। हम जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर रखते हैं वॉल्यूम को, जो कि चेंज नहीं हुआ। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ इसका मतलब कि हम इस तरह से उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ चेंज हुई है, प्रेशर में चेंज आया, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। जब हीट दी तो मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशराइज हो गए, हीट देने की वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ था, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वगैरह तो बढ़ी ही होगी ऑब्वियसली। तो प्रेशर उनमें चेंज आएगा, यानी एक इनिशियल प्रेशर था और एक फाइनल प्रेशर था। तो एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं प्रेशर के चेंज को दिखाने की वजह से, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम ऐसी लाइन आइसोकोरिक प्रोसेस में ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अब जैसे आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट था, आइसोबैरिक में भी एक चीज़ कांस्टेंट होगी, और वो आपने कैसे याद रखनी है, बैरिक बी से होता है, आपने बीपी से याद रखना है। बीपी का नाम सुना है, बीपी ब्लड प्रेशर को कहते हैं, चेक किया जाता है ब्लड प्रेशर पेशेंट्स का, बीपी हाई बीपी लो होना सुना होगा सबने। बीपी से आपने याद रखना है कि आइसोबैरिक प्रोसेस की जब बात होती है तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि जो डेल्टा पी है, प्रेशर चेंज नहीं होगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो। प्रेशर ना इनिशियल था ना फाइनल था, प्रेशर चेंज ही नहीं होना। और आपने आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं होना, ये बात याद रखनी है बीपी से। अब देखो, हमने जितनी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की थी उसने प्रेशर चेंज नहीं किया, इसका मतलब कि सिस्टम का वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा, हमारे पास डेल्टा वी भी V2 माइनस V1 के बराबर होगा, और हमारे पास उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, जो कि T2 माइनस T1 हम उसे कह सकते हैं। किसको, हीट देने की वजह से। जब हमने उसे हीट दी है जिसे हम क्यू कहते हैं, तो सिस्टम ने कोई ना कोई वर्क भी परफॉर्म किया है, क्योंकि देखें चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आया है आइसोबैरिक में, तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू भी परफॉर्म हुआ है, हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज नहीं हुआ, हमारे पास प्रेशर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मैंने कैसे बताया आपको, आइसोबैरिक में प्रेशर चेंज नहीं होता, आपने बीपी से इसको याद करना है। अब देखें, यहाँ पे यही कह रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी पी जो है वो जीरो के बराबर होगा, बीपी। बैरिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं होता। आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ अ सिस्टम यूज टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। अब जैसे मैंने बताया प्रेशर को चेंज नहीं करवा, यानी मॉलिक्यूल्स में प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, जितनी भी यहाँ पे हमने हीट दी है सिस्टम को, तो V1 जो ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये पिस्टन कोई ना कोई मूव करेगा अपवर्ड, यानी उसने कोई ना कोई वर्क डन किया है, वर्क डन होगा इस सिस्टम में, ठीक है। पहले वाले सिस्टम में वर्क डन नहीं हुआ था क्योंकि वॉल्यूम जीरो था, यहाँ पे प्रेशर जीरो है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में तेज़ी से प्रेशराइज नहीं होने चाहिए। सिस्टम कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करेगा जब भी उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम अभी इतना था, हीट एनर्जी देने के बाद उसने वर्क परफॉर्म किया है, यानी ये पिस्टन जो है ऊपर मूव कर गई और यहाँ पे वर्क परफॉर्म हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से वॉल्यूम में भी चेंज आ गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जितनी भी हीट हमने दी थी वो वर्क में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे लिखा है हीट इंजन डिपेंड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। जो मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताया कि हीट इंजन के अंदर जो भी हीट दी जाती है वो सिस्टम के वर्क के लिए, ताकि वो इंजन जो है वो मूव करे, ठीक है, टर्न हो जाए, इंजन जो है वो टर्न ऑन हो जाए और वो हमारे पास वर्क परफॉर्म कर दे हमारा सिस्टम। हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर को कंसिडर करें, इमेजिन करें हैविंग अ कंडक्टिंग बेस एंड नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, यानी कि जो बेस है वो कंडक्टिंग है, हीट को एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर जब हम उसे देंगे, और नॉन कंडक्टिंग उसकी वॉल्स हैं। फ्रिक्शन लेस पिस्टन इसमें क्यों है और वहाँ पे फिक्स पिस्टन क्यों थी। आइसोकोरिक प्रोसेस में जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था उसमें हमारे पास पिस्टन जो थी वो फिक्स थी, मूवेबल नहीं थी, क्योंकि हमने वॉल्यूम को ज़ीरो रखा हुआ था जब, ठीक है। अब जब वॉल्यूम ज़ीरो, इसका मतलब पिस्टन अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर आपने लिखना है आइसोबैरिक प्रोसेस में पिस्टन जो है वो फ्रिक्शन लेस होती है। फ्रिक्शन लेस होने का मतलब ये है कि वो मूव कर पाएगी, पहले यहाँ थी और हीट देने की वजह से उसने इतना वर्क परफॉर्म कर दिया और वो वॉल्यूम चेंज कर गई अपना, यानी कि डेल्टा वी भी हमारे पास चेंज हो गया, डेल्टा डब्ल्यू भी चेंज हो गया है, सिर्फ प्रेशर में चेंज नहीं आया, ठीक है। बाकी भी आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है।
और जब गैस की एक्सपेंशन होगी, मूव द पिस्टन अपवर्ड, यही हमने देखा था अभी जो डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ये भी मैंने बताया, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेल्टा पी ज़ीरो के बराबर होगा, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा, देखिए ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम, नीचे एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम रखते हैं हम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, अपना प्रेशर रखते हैं। वाई एक्सिस पे प्रेशर है, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर हमने प्रेशर को इस तरह से रखना है, प्रेशर हम इस तरह से ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है, प्रेशर को, लेकिन प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है किसमें, आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें हम वॉल्यूम का चेंज दिखाएंगे कि पहले वॉल्यूम इतना था और उसके बाद वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया है, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करना है, किसको, आइसोबैरिक प्रोसेस की ग्राफ को। अब यहाँ पे देखें वर्क जो है वो किसके बराबर है, हमें पता है कि वो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है, जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि वर्क किसके इक्वल होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी के बराबर, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा। अब इसी इक्वेशन को आपने जहन में रखना है और यहाँ आ जाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट एनर्जी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी और वर्क में। अब वर्क की जगह क्या हम ये वाली इक्वेशन पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वर्क जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये हमारे पास कहाँ था, आइसोकोरिक प्रोसेस में, जिसमें वर्क जो है चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम वर्क को नहीं हटा सकते, हम जो है वर्क की जगह क्या रखेंगे, ये वाली इक्वेशन जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में ड्राइव की थी, यानी कि वर्क बराबर है प्रेशर कांस्टेंट रखकर चेंज इन वॉल्यूम में, तो यहाँ पे हम यही रखेंगे कि जो हमने हीट एनर्जी दी है आइसोबैरिक प्रोसेस में वो किस में चेंज हो गई, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, यानी टेम्परेचर में चेंज आया था, T1 T2 में चेंज हुआ था तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, और हमारे पास वर्क भी परफॉर्म हुआ जिसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, P डेल्टा V। अब हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, थर्मल से याद रखो, थर्मल T से आता है तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी कि डेल्टा टी जो है T2 माइनस T1 जो हम कहते हैं वो नहीं होगा, वो ज़ीरो होगा, डेल्टा टी होगा ही नहीं, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जितना है सिस्टम का उतना ही रहे, यानी कि इस प्रोसेस में जब टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ज़ीरो के बराबर है, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ना ही तो इंक्रीज़ होगी, ना ही तो बढ़ेगी और ना ही तो डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब कि जो डेल्टा यू है यानी कि इंटरनल एनर्जी है वो भी ज़ीरो के बराबर है, जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा क्यू बराबर होता है इंटरनल एनर्जी के और वर्क डन के, ठीक है, लेकिन जब जो भी हमने हीट दी है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर पाई, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, तो सारा का सारा जो हमारी हीट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए ये वही है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अ सिस्टम अंडरगोज चेंजेस बट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और वर्क जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, जब वर्क परफॉर्म हो जाएगा तो जितनी भी हमने हीट एनर्जी दी है क्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन ही करवाएगी, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे यही है कि बेस जो है सिलेंडर का वो हीट रेजर्वॉयर पे पड़ा है, हीट रेजर्वॉयर जो है वो क्या चीज़ होती है, हीट रेजर्वॉयर प्रोवाइड किया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसके नीचे हमने क्या रखा हुआ है, हीट रेजर्वॉयर रखा हुआ है, हीट रेजर्वॉयर जब भी हम इसे हीट रेजर्वॉयर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हीट को रिजर्व रखता है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, अगर जो है अंदर का टेम्परेचर अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो हीट इसमें से बाहर निकलेगी और इस सिस्टम में प्रोवाइड की जाएगी, अगर सिस्टम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ हुआ है, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो सिस्टम के अंदर से हीट जो है वो इस हीट रेजर्वॉयर को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि हीट जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो हीट रेजर्वॉयर जो है वो हीट प्रोवाइड भी करता है और हीट एब्जॉर्ब भी करता है, ताकि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहे,
तो हीट रेजर्वॉयर इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि हीट रेजर्वॉयर जो है जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो हीट प्रोवाइड करता है, और जब टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो हीट रेजर्वॉयर अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि डेल्टा क्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन करवाएगा, यानी जितनी भी हमने हीट दी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वर्क परफॉर्म करवाएगी सिस्टम से। वो इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की जगह पे हमने ज़ीरो पुट किया है। नेक्स्ट इसका जो ग्राफ है वो भी बहुत आसान सा है। देखें यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही में चेंज आ रहा है, ठीक है। प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से एक कर्व आ जाएगा, यानी कि जब प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब गैस एक्सपैंड करती है तो वो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करती है, और जो हीट है वो मेंटेन रखती है किसको, टेम्परेचर को। यानी कि अगर हमने हीट प्रोवाइड की है एक सिस्टम में, अगर हमने हीट प्रोवाइड की है तो वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी, लेकिन एज सून एज़ पॉसिबल कि वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी उससे पहले क्या होता है कि सिस्टम जो है वो पिस्टन को मूव करवाएगा और वो वर्क डन करवा देगा। यानी कि जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट हो गई, वॉल्यूम चेंज हो गया। इसका मतलब कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, हमारे पास जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ना ही तो हीट सिस्टम के अंदर जाएगी और ना ही तो सिस्टम से बाहर हीट निकल पाएगी। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी जो वॉल्स है वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती हैं। इंसुलेटिंग सिस्टम या फिर इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि हीट को ना एब्जॉर्ब करे, उसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ना ही तो उसको पार करके हीट जा सकती है। यानी कि ना ही तो इंसुलेटर की बनी हुई वॉल्स को हीट जो है वो क्रॉस कर पाएगी, ना ही तो हीट एक्सचेंज होगा। और जब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास हीट जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम क्या चीज़ कांस्टेंट रखते हैं, डेल्टा क्यू कांस्टेंट रखते हैं। यानी कि जो हीट है वो ना ही तो हम सिस्टम को दे रहे हैं और ना ही तो सिस्टम हमें हीट दे रहा है। सिस्टम भी अंदर से हीट बाहर नहीं निकालेगा और बाहर से भी हीट जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं जाएगी। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब गैस जो है एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ करवा देगी और वो टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ करवा देगी। यानी कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसको हमने हीट नहीं दी है, लेकिन जब सिस्टम खुद से एक्सपैंड करेगा, ठीक है, जब ये पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगी और गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा, हम एक्सपेंशन का केस पढ़ रहे हैं, जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर दूर चले गए। जब मॉलिक्यूल्स दूर चले गए तो इनका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, पी डिक्रीज़ हो गया, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। इसका मतलब कि इनकी कोलिजन भी सही से नहीं हो पा रही, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा और टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो वो कंप्रेस स्टेट में आते हैं, वो एक्सपेंशन वाले स्टेट में नहीं आते। जब मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन में हो कि वो कंप्रेस हुए में हैं तो उनका प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है और टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी बढ़ी हुई होती है। लेकिन इस कंडीशन में जो कि एक्सपेंशन का केस है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे होते हैं। जब वो दूर चले जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपकी बुक में बताई हुई है यहाँ पर। अब हम कंप्रेशन को देखते हैं, जो कि मैंने अभी बताया कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर बढ़ गया इनके अंदर और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अब इनके अंदर जो है वो बढ़ गई और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। यही है एडियाबैटिक का प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो, जब हीट हम इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हीट की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव में आएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब वर्क पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू के।